हम आपको समझाने जा रहे हैं संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसे बहुत प्रैक्टिकल समझना है, ठीक। जैसे हम लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड देखा है आपने, आइडेंटिटी कार्ड में आपका डिटेल होता है और प्रश्न ये है, अगर इसे बहुत व्यवहारिक समझना चाहते हो, आइडेंटिटी कार्ड आपका कब बनता है? अच्छा आप बताइए, आपके जन्म होने के बाद कि आपका पहले से आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है, बाद में बाय प्रोसीजर आपका जन्म होता है? बाय बर्थ मतलब जन्म होने के बाद बनता है, यही तो होता है। तो सेम समझना है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इसकी कहानी अगर प्रैक्टिकल समझना है आपको, तो 13 दिसंबर को 1946 को जो नेहरू ने प्रोस्पेक्ट रखा, क्या क्या बताया कि भारतीय राज्य कैसा होगा, भारत के नागरिकों को क्या क्या मिलेगा, समझे? मतलब भारत की राज्य की प्रकृति कैसी होगी, नागरिकों को हम क्या क्या उपलब्ध कराएंगे। वही जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसी के जो कौन सी फिलॉसफीज यूज हुई उस ऑब्जेक्ट को हम पाने के लिए, कौन कौन सी मोरल वैल्यूज उसमें यूज की हमने, उन्हीं सबको हमने संकलित करके जब संक्षेप में लिख दिया, शॉर्ट में, इंट्रोडक्शन फॉर्म में, उसी को हमने क्या कहा है? संविधान के उद्देश्य का या संविधान की प्रस्तावना। जैसे हम कहें, जब किसी का आप आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिल जाता है? सामान्यतः किसी का नेम मिलता है, फादर्स नेम मिलता है, फिर उसका क्या मिल जाएगा? जेंडर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा उसकी क्या मिल जाएगी? एज मिल जाएगी, बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो उसका प्रोफेशन मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा जो प्रेम्बल है उसमें क्या मिल रहा है हमें? ये बताता है कि पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का या रिसोर्स ऑफ पावर क्या है, समझे? संविधान को शक्ति कहां से मिली है। दूसरा ये बताता है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या है, मतलब हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है, ये बात भी समझा रहा है। और तीसरी अगर हम कहें तो सिटीजन्स को ये क्या क्या दे रहा है, ये बात भी ये समझा रहा है। बात समझ रहे? तो सिटीजन को क्या क्या वो देगा, मतलब यहाँ के जो सभी नागरिक होने क्या क्या मिलेगा। फिर साथ में ये भी वो बात बता रहा है कि ये किस तिथि से, मीन्स डेट किस तिथि से। तो हम क्या कहें कि नेम के इक्विवेलेंट ही क्या है? नेचर। ऐसे फादर्स के बेसिस पर जैसा हम अपने आइडेंटिटी कार्ड में डेटा देखते हैं, वैसे ही हमारे संविधान के कुछ फीचर्स जो लिख दिए गए हैं, उन्हीं को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कहते हैं संविधान की उद्देशिका। तो एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? जैसे एन के पालकीवाला एक बहुत बड़े न्यायविधि हुए हैं, जज हमारे यहाँ, तो उन्होंने ये बात बोली है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला है? प्रेम्बल को। हम संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, किसे? उद्देशिका को। और परिचय पत्र का संक्षेप में मतलब क्या है कि उसमें भारत के संविधान में विकास के लिए कौन से दर्शन, कौन से आदर्श, कौन से मूल्य समाहित हैं, वो सब। इसी के बारे में कई जब पॉलिटिकल बैठे और उन्होंने इसे पढ़ा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को और प्रेम्बल को पढ़ा, तो एक दिया कि भारतीय की संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये बताती है कि उनका ध्येय क्या है। ध्येय मतलब लक्ष्य, गोल, और वो कैसे उसे अचीव करेंगे ये भी बताया, और वो करना क्या चाहते हैं अंततः ये भी बताया। यानी हमारे संविधान को अगर शॉर्ट में कोई पढ़ना चाहे पूरा कि इसमें मेन क्या है, तो वो प्रेम्बल पढ़ के जान सकता है। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेम्बल। हम कॉन्सेप्चुअल कहे कि उद्देशिका की समझ, कि उद्देशिका सच में है क्या। सबको इतनी बात क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब हम आपको सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स पर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक एस्पेक्ट डिस्कस कर दिया है कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पर बात करने जा रहे हैं, या प्रेम्बल क्या है, हम कहें ये कैसे बनी। कैसे बनी, तो कैसे बनी में यहां से लिखना शुरू करना, ठीक।
पूछा जाता है कि हमने सीख कहां से ली या हमने किस देश से इसे अडॉप्ट किया, तो इसका आंसर होता है यूएसए। किस देश से हमने प्रस्तावना ली है? यूएसए से। यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले प्रस्तावना अगर किसी के संविधान में थी तो वो यूएसए के संविधान में थी। पहली बात, भारत ने भी उसी देश से क्या किया है? स्वीकार किया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो इसमें लहजा है, भाषा है, वो हमने कहां से है? तो वो हमारे उसकी ऑस्ट्रेलिया से क्या है? इफेक्टेड है, या हम कहें इंपेक्टेड है, प्रभावित है। तो लिया तो हमने यूएसए से है, लेकिन उसकी लैंग्वेज कहां से इंपेक्टेड है? ऑस्ट्रेलिया से। ये कहां से? फिर कहा जाता है कि 13 दिसंबर एक डेट इंपॉर्टेंट है 1946 की। नेहरू ने इस दिन प्रपोजल ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और उसमें बताया कि भारत के संविधान जो बनने जा रहा है उसमें भारत के नागरिकों को क्या मिलेगा, राज्य की प्रकृति क्या होगी, उन्हीं का जिक्र किया। वही अंततः 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया और वही हमारे प्रेम्बल का बेस बना है, आधार बना। तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये लिखेंगे 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव। और दूसरी डेट उसी में लिखेंगे 22 जनवरी 1947 को उसे संविधान सभा ने स्वीकार किया और वही हमारा बन गया है उद्देश्य प्रस्ताव। तो 4 पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप लिख लें। यूएसए से हमने लिया, पूरी दुनिया में सबसे पहले प्रस्तावना यूएसए की। भाषा किसकी है? ऑस्ट्रेलिया के लिए है। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और 22 जनवरी 1947 को हमने क्या किया है? हाँ, स्वीकार कर लिया है उद्देश्य प्रस्ताव को, और वही अंततः हमारा उद्देशिका या प्रेम्बल बन गया है। ठीक। अब यहां से जो चीजें मैं ब्रेक कर रहा हूं वो बहुत क्वेश्चन के फॉर्म में निकल कर आती हैं, उन्हें बहुत समझना जरूरी है। देखिए ध्यान से समझिएगा। जब हम प्रस्तावना शुरू करते हैं तो पहला सेंटेंस निकल कर आता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब यहीं पर हम शब्दों के अर्थ भी और सबके कॉन्सेप्ट समझाते जा रहे हैं। फिर संक्षेप में हम रिव्यू बताएंगे कि आप 5 मिनट में कैसे रिकॉल रखेंगे। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि जो संविधान ये पूरा बना है इसे एक्सेप्ट कौन कर रहे हैं? भारत के लोग। संविधान को शक्ति कहां से मिल रही है? जनता से। तो हम कहें कि स्रोत कौन है? शक्ति का स्रोत। इसका अर्थ क्या है? शक्ति का स्रोत। जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है। भारत की कौन है? जनता। ये चीज यहां लिख लेंगे एक एक एस्पेक्ट को हम, तो ये साथ लिखते जाए साथ साथ में, थोड़ा फास्ट तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसमें जो शब्द हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम पहले प्रेम्बल को ब्रेक करना चाहते हैं, फिर आप कंक्लूजन देंगे। आपको कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान से समझिए। अब हम जो अगली हेडिंग बना रहे हैं इसमें राज्य की प्रकृति बताई गई है, राज्य की प्रकृति, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से बड़ा डिटेल। इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, संसपलग। संसपलग, और इस सन का मतलब है संप्रभुता। इस सन का मतलब क्या है? संप्रभुता। इसे सोवरेन बोलते हैं। ठीक, तो आप लिखते जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि ये क्रम पेपर में कई बार पूछा गया है कि पदों का क्रम, सा से मतलब संप्रभुता, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया। तो सा का मतलब क्या है? संप्रभुता, और इस सा से जो है मीन वो उसका मतलब है समाजवाद। समाजवाद। और पा से लिखेंगे पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और ला से लिखेंगे लोकतांत्रिक, और गा से लिखेंगे गणराज्य। गणराज्य मतलब हमने केवल एक अभी कॉन्सेप्ट, 2 बातें यहां से स्पष्ट कर दी हैं कि हमारा राज्य कैसा होगा? संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य। इन शब्दों का क्रम क्या है ये ट्रिक से भी याद रखेंगे। सबको इतनी बातें एकदम स्पष्ट है। अब हम एक एक शब्द समझाते हैं। अपना हेडिंग बना लें संप्रभुता। संप्रभुता का अगर हम ऐसे लें मीन,
तो हम कह देते हैं कि विशेषाधिकार का अभाव। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, विशेषाधिकार का अभाव, या हम कहें कि बाह्य या आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होगा, इसे थोड़ा हम समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। विशेषाधिकार का अभाव का मतलब क्या है? यह आंतरिक के लिए है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या संपत्ति, इनके आधार पर कोई उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। और बाह्य का मतलब यह है कि हमारा चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, और चाहे ऐसे ही केवल देश हो कोई, कोई हम पर किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो संप्रभुता के एक वर्ड में अगर हम कहें तो की वर्ड क्या है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, बाह्य और आंतरिक हस्तक्षेप ना हो। ठीक, इसी पर हम कुछ कमेंट्स भी अगर बताना चाहें संप्रभुता को लेकर ही। एक व्यक्ति का नाम सुना हो, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, उन्होंने कहा था कि जो हमारा संविधान है वो संप्रभुता की जन्म कुंडली है। समझे? उन्होंने उद्देशिका के बारे में क्या टिप्पणी की या संविधान के बारे में क्या कहा? संप्रभुता की, यानी जन्म कुंडली का मतलब इसमें वो हर डेटा है, वो हर चीज समाहित है जो इसे क्या नहीं कर सकती, इसकी संप्रभुता को क्षति नहीं पहुंचाएगी। अब संप्रभुता का मतलब सभी को इक्वलिटी दे देंगे, अंदर भी और बाहर भी दे देंगे। ये वही के.एम. मुंशी हैं जो ड्राफ्ट कमेटी में थे, प्रारूप समिति में। समझे? एक और व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम आगे अभी बताएंगे। उन्होंने हमारी इसी को पूरा बताया है, पूरी प्रस्तावना को कहा है कि वो दीर्घकालिक सपनों की कुंडली है। तो उस पर हम ना जाकर, तो संप्रभुता टर्म समझ में आया? ध्यान से टर्म समझ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजवाद। देखिए, समाजवाद दो तरीके का होता है। एक मार्क्सवादी समाजवाद होता है और एक गांधीवादी समाजवाद होता है। मार्क्सवादी समाजवाद ये कहता है, जैसे मैं अभी पैसे लेकर आऊं आपसे, मान लीजिए कि एक हम ये देश चला रहे हैं और इसमें टोटल संपत्ति 100 रुपए है और इसमें टोटल जनसंख्या 50 लोगों की है, तो सबके हिस्से में 2-2 रुपए मिले, तो 2-2 रुपए अगर हम सबको दे दें तो ये मार्क्सवादी समाजवाद है। यानी इसमें संसाधनों का समान वितरण कर दिया जाता है, इस पर विचार नहीं किया जाता है किसे कितना जरूरत और किसे कितनी आवश्यकता नहीं। मतलब इसमें उसकी नहीं, ऐसा रसिया इसका एग्जांपल माना जाता है कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करता है। किस तरीके की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर? रिसोर्स के। लेकिन गांधीयन समाजवाद कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। किसे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली कंडीशन, मिश्रित का मतलब इसमें कुछ रिसोर्सों पर निजी लोगों का आधिपत्य होगा और कुछ पर किसका होगा? सार्वजनिक, मतलब सरकार का होगा। पहली कंडीशन। दूसरा कहता है ये केवल अवसर की समानता देता है। नहीं समझ रहे? जैसे हम कहें हमारे यहां का सबसे धनी व्यक्ति जो हो उसके पास भी 24 घंटे हैं और हमारे लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, और आपको पता चला कि हम लोग 100 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं और वो आपको पता चले कि 100 अरब रुपए कमा रहा है या 100 करोड़ कमा रहा है। तो जैसे हम लोग ग्रेजुएट हो गए सभी लोग, तो ग्रेजुएट होने से सबको यूपीएससी फॉर्म भरने की वो दे दी गई, सबको आईएएस नहीं बना दिया जाएगा। बात समझ रहे? तो हमारे यहां गांधीयन समाजवाद को माना गया है जिसके केंद्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी जो अफोर्डेबल कंडीशन में नहीं है उन्हें सरकार क्या करेगी? जैसे मैं बताऊं, अनुच्छेद 39 कहता है संपत्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। वो कहता है कि किसी एक में संपत्ति, जैसे हम लोगों ने देखा कि भारत में 102 अरबपति पहले थे, अब 142 हो गए हैं, तो उसे ऑक्सफैम रिपोर्ट ने नकारात्मक बताया भारत के लिए। भारत में यह भी कहा गया कि 2016 में जो सुपर रिच हैं उनका सरकार ने जब टैक्स माफ किया तो उसका भी क्रिटिसिज्म किया गया। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान जो ईंधन है, तेल है, डीजल है, गैस है, इनमें 79% तक वृद्धि की गई। आम लोगों पर ज्यादा भार पड़ा और सुपर रिच को माफ कर रहे हो आप। तो इस तरीके की इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रही है? बुराइयां हो रही हैं। कारण क्या? क्योंकि ये गांधीयन फिलोसफी का नहीं हिस्सा।
समझे? तो इसी के आधार पर तो हमारा संविधान ये भी बताएगा कि सरकार को कहां आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसको बेस बनाकर, उद्देश्य का या संविधान को बेस। बात समझ? तो समाजवाद दो तरीके का है, हमें क्या समझना है, भारत में गांधीवादी समाजवाद को माना गया है बस, ठीक है। और समाजवाद साम्यवाद एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, उन पर हम बात करेंगे बाद में। इस टॉपिक के हिसाब से आपको इतनी ही बातें समझनी है। अब दूसरा समझिए, संस्पलग, अगला में हम कहें पंथ निरपेक्ष, तीसरा टर्म आएगा। कौन सा आएगा? पंथ निरपेक्ष। ध्यान से समझेंगे, हम दो टर्म समझाना चाह रहे हैं यहां पर। एक टर्म और है धर्म निरपेक्ष। इस पंथ और निरपेक्ष शब्द से ही मिलकर बना है, ये तो बात समझ में आ रही होगी। और ये बना है धर्म और निरपेक्ष शब्द से मिलकर। इसे सेकुलर कहते हैं इंग्लिश में, ये भी सबको पता ही होगा, ठीक है। सेकुलर, पंथ का मतलब समुदाय से लिया जाता है और निरपेक्ष का मतलब होता है ना माने, ठीक है। और धर्म का मतलब लिया जाता है रीति रिवाज, और इसका मतलब फिर क्या होगा? ना माने। भारतीय संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा नहीं है, समझ आए? क्योंकि हम रीति रिवाजें वैज्ञानिक भी तो हैं, तो कभी हमारा संविधान बढ़ावा नहीं देगा कि आप रीति रिवाजें मत मानिए, ना मानिए, समझ आए? शब्द हिंदी की भाषा से शुद्ध कौन सा लिखा है, और इसका बहुत अच्छा अर्थ है। क्या अर्थ है? क्या कहा गया कि समुदाय के आधार पर आप भेदभाव मत मानिए, समुदाय के आधार पर आप क्या करेंगे? समभाव प्रकट करें। समभाव मतलब क्या हम कहीं इक्वलिटी रहे, एक तरीके से फ्रेटर्निटी रहे, भ्रातृत्व, बंधुत्व जिसे कहते हैं। हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव ना करें, सिख ईसाई के आधार पर भेदभाव ना करें, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। अगर बहुत डेप्थ में जाओगे तो ये भी इसके निष्कर्ष निकले। तो पंथ निरपेक्ष है संविधान में, समझ आए? तो अर्थ, इन दोनों शब्दों का अंतर समझ में आ रहा है। अब जो एग्जाम ओरिएंटेड इसमें फैक्ट क्या समझना है, ये तो अर्थ ही पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं देते पंथ निरपेक्ष। अब देखिए, समझिएगा, धर्म के आधार पर राज्य तीन प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है नास्तिक राज्य, और दूसरा जो होता है वो सैद्धांतिक राज्य होता है, और फिर होता है पंथ निरपेक्ष राज्य। अब ध्यान से समझेंगे, नास्तिक राज्य वो होते हैं जो हर धर्म का विरोध करते हैं, वो किसी धर्म को नहीं मानते, जैसे रसिया। बात समझे? वहां जाके अगर आप पूछेंगे कि ईश्वर है, तो वो कहेंगे ईश्वर नहीं। बात समझे? जितने मार्क्सिस्ट हैं, जितने मार्क्सवादी, वो मैक्सिमम कैसे मिलेंगे आपको? सैद्धांतिक उनका कोई विशेष धर्म होता है, जैसे श्रीलंका, समझे? कोई भी बहुत से ऐसे कंट्रीज है। और पंथ निरपेक्ष जिनमें राज्य जो है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, जैसे भारत सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेगा, या हम कहें धर्म और राजनीति में पृथक्करण रखेगा, वो राजनीति को धर्म के आधार पर बढ़ावा नहीं देगा। तो इसके मतलब आप समझ पा रहे हैं कि भारत जो है वो एक पंथ निरपेक्ष है, श्रीलंका एक सैद्धांतिक है, और हम नास्तिक की बात करें तो कौन से? रसिया है। और सैद्धांतिक में बहुत हैं, हम ये पड़ोसी ले सकते हो, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है। बात समझ? तो इसके आधार पर समझ पा रहे हैं। तो भारत कौन सी कैटेगरी में है? भारत का क्या कोई राष्ट्रधर्म, राजधर्म है, राष्ट्रधर्म है? नहीं। बात समझ पा रहे? तो ये चीजें भी लिख ली। अब ये ला गया क्या? लोकतंत्र समझना। ये थोड़ा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोगों को इसकी बहुत ही हल्की समझ है। मैं इस पर आपको डिटेल में कभी डिस्कस करूंगा। डेमोक्रेसी का देखिए क्या कॉन्सेप्ट। लोग केवल इतना समझते जनता का जनता द्वारा शासन। अरे हम पर गधे कब शासन करने आए? शासन तो जनता में से ही कोई व्यक्ति करता है। बात समझ? इसका शब्दांश अगर मीन बताएं, कहने का सीधा सा मतलब यह है, लोकतंत्र बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, हम क्यों कह रहे हैं समझिए। इसमें क्या क्या मिले?
हमें सबसे पहले मिले सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक। दूसरा क्या है? पेरियोडिक, या हम कहें आवधिक चुनाव हो रहे हों वहां। समझिए, सार्वभौमिक मताधिकार जब कहते हैं कि पूरी दुनिया में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देने के लिए ये बात बोले तो लोगों ने कहा कि ये डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ जागरूकता और वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम राजनीतिक स्वतंत्रता अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें सामाजिक समानता भी क्या करनी पड़ेगी? सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और उन्होंने क्या दे दिया सबको? आवधिक चुनाव हो, लोगों के अंदर इसकी जागरूकता हो, किसी धनिक तंत्र जैसे कॉन्सेप्ट पर बढ़ावा उन्हें ना दिया जा रहा हो। इसके पिलर बहुत होते हैं। ठीक, हमें यहां केवल इतना समझना है कि लोकतंत्र दो तरीके का है, एक प्रत्यक्ष और एक कौन सा? प्रत्यक्ष में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है विधि निर्माण में और न्याय निर्णय में, और अप्रत्यक्ष में हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, पेपर के हिसाब से। केवल इतनी बात समझ, ठीक। बाकी लोकतंत्र की विशेषताएं हम आपको बताएंगे आगे। अब गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य, इसे रिपब्लिक कहते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही अंग है। लोकतंत्र दो तरीके का होता है, एक राजशाही हो सकता है और एक आपको पता है कैसा हो सकता है? गणराज्य। समझिएगा, ये लोगों को आइडिया नहीं है इसका। होता है राजशाही का मतलब यहां वंशानुगत ही राज्याध्यक्ष हो जाएगा, वंशानुगत। लेकिन अगर गणराज्य है तो हम कहेंगे वहां वंशानुगत नहीं होगा। तो भारत में कैसा है? गणराज्य, यानी हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। जरूरी नहीं राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं, किसी भी पद पर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ वंशानुगत होता नहीं। तो बात समझ आए? तो हमारे यहाँ राज्य की प्रकृति पर बात की गई है। अब कहा कि हम नागरिकों को क्या देंगे? नागरिकों को क्या उपलब्ध कराएंगे? यह हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हम क्या देंगे। तो सबसे पहले उसने कहा कि हम स्वतंत्रताएं देंगे। पीसीएस ने पूछ लिया पिछली बार कि कहा कितनी स्वतंत्रताएं, तो काउंट करेंगे तो 5 स्वतंत्रताएं मिली। पहली उसने कहा कि विचार की स्वतंत्रता देंगे, दूसरी उसने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, और तीसरी उसने क्या कहा? बताइए। हाँ, विश्वास की देंगे, फिर उपासना की देंगे, फिर और धर्म की देंगे। ये 5 स्वतंत्रताओं की बात की। ठीक, मैं एक अंतर समझाना चाहता हूं। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की है। अभिव्यक्ति मतलब आप कुछ भी, क्या किसी भी भरी मंच से किसी भी व्यक्ति को आप अपशब्द कह सकते हैं? क्या किसी भी की मानहानि पहुंचाए तो स्वतंत्रता कहां है? तो अंतर समझे। स्वतंत्रता जो है वो कहते हैं लोग कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, स्वच्छंदता होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, नदियां स्वच्छंद होकर बहती हैं, और स्वतंत्रता जहां होगा तो वहां सीमित होगा। समझे? ये चीजें केवल उतनी ही आपको उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिससे आपका विकास संभव हो, यानी उतनी अभिव्यक्ति मिलेगी जिससे आपका विकास हो, उतना विचार करने की स्वतंत्रता है जिससे आपका विकास हो, उतनी उपासना भी है जिससे आपका विकास हो। उपासना, धर्म, इनके नाम पर जब रूढ़िवादिताएं आ जाती हैं समाज में, जैसे देवदासी जैसी प्रथाएं, तो आप सती प्रथा जैसे पहले रही, तो उन चीजों को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में अंतर समझ में आता। स्वच्छंद मतलब नदी, नदी को क्या रोक पाते हैं लोग? नहीं ऐसे रोक पाते। तो ये बातें समझना है। तो कहा हम नागरिकों को क्या देंगे? सबसे पहले कहा स्वतंत्रताएं देंगे, ठीक है, लिबर्टीज देंगे या फ्रीडम देंगे। कहा वो कौन सी देंगे? ये सबको समझ में आए? अब आगे देखिए, और कहा कि हम समता भी देंगे। केवल स्वतंत्रता से कहा हम नहीं चलेंगे, समता भी देंगे। तो पूछा कि कौन सी समता दोगे? कहा कि 2 समताएं देंगे, एक प्रतिष्ठा की और दूसरा कहा अवसर की देंगे।
देखिए हम लोग सबको अवसर की स्वतंत्रता मिली है, अपने विकास के लिए मिली है, पढ़ने के लिए मिली, प्रतिष्ठा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां हर व्यक्ति को, आपको पता है क्या माना जाता है? पवित्र व्यक्तित्व माना जाता है, पवित्र व्यक्तित्व। इसका मतलब बड़ा गहरा है, समझिए। आपने देखा है कि कभी भी जब तक किसी पर कोई केस कंप्लीटली क्या ना हो जाए, साबित ना हो जाए, तब तक क्या उसे दोषी समझकर कंसीडर किया जाता है? नहीं किया जाता। तो यही चीजें, किसी की भी प्रतिष्ठा को हम क्या करते हैं? हमेशा बरकरार रखते हैं तब तक अहम, जब तक वो किसी भी चीज में दोषी साबित ना हो जाए। तो ये भी कहा कि हम देंगे, सबकी समान प्रतिष्ठा है। जरूरी नहीं कि जैसे पहले क्या होता था, हमारे समाज में विशेषाधिकार मिलता था। अब विशेषाधिकार के आधार पर हमें पता है कि वर्णों के आधार पर विशेषाधिकार हो जाता था। सबसे अब ऊपर कौन? ब्राह्मण्स को मिल जाता था, फिर क्षत्रिय को मिल जाता था, फिर वैश्य, और सबसे नीचे कौन आ जाते थे? सबके मामले अलग अलग तरीके से कंसीडर किए जाते थे। लेकिन यहां कहा हम समता देंगे, समझ आए? और समता और समानता में एक अंतर और समझ लीजिएगा, थोड़ा समझ आ जाएगा। समता का मीन होता है समान परिस्थिति में, और समानता का मीन मतलब होता है हर समय समानता। जैसे हम कहें महिला और पुरुष की क्या समान परिस्थितियां होती हैं? अब जब महिला कहती है कि मुझे प्रसूति सहायता चाहिए, तो पुरुष भी जाके प्रसूति सहायता, प्रसूति अवकाश मांगे, तो बेबुनियादी बात है। ठीक है, मतलब क्या है कि उनकी शारीरिक संरचनाएं भिन्न है, उनकी जैविक क्रियाएं भिन्न है, तो उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिलेंगे या नहीं? तो समता समझिएगा कि परिस्थिति अगर आपकी समान है तब तो आपको समानता मिलेगी, और परिस्थिति समान नहीं है तो समानता नहीं मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझिए कि SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, महिलाओं को थोड़ा छूट मिलेगी, बच्चों को छूट मिलेगी, या हम कहें कि जो हमारी भौगोलिक विविधता है इनके आधार पर भी संविधान में क्या किया जाएगा? एकदम सटीक लिखा गया है कि पूरे संविधान का क्रक्स आने वाला क्या है, अगर समझ में आए तो। समता समानता में अंतर समझ पा रहे हैं? जो लोग ऐसे क्वेश्चनेबल कर देते हैं तो उन्हें शब्दों की समझ नहीं होती, वो कहते हैं समानता है कहते हैं, फिर ये समानता नहीं, तो वो समता समानता, समता कह रहे हैं, समानता कहे नहीं रहे। इतनी। फिर कहा कि हम न्याय भी देंगे। तीसरा क्या दे रहा है? न्याय। कहा कि कौन कौन सा न्याय दोगे? तो कहा सबसे पहले हम क्या देंगे? राजनीतिक न्याय, समझे? दूसरा उसने कहा कि राजनीतिक न्याय तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आर्थिक न्याय ना दे दें, और कहा कि आर्थिक तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम सामाजिक न्याय ना दे दें। तो सबसे पहले देखिए डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट याद रखिए। अंबेडकर फोकस इस पर कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा न्याय आप उपलब्ध कराओ। इसलिए अंबेडकर जब जब स्पीच दिए हैं प्रेम्बल में, तब तब सबसे ज्यादा फोकस किस पर किए हैं? सामाजिक न्याय पर, कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं, मतलब सोशल सिमिलरिटीज के लिए बहुत, या इक्वलिटीज के लिए बहुत फोकस कर रहे हैं। और कहा कि तभी आपको क्या मिल सकता है। आज भी देखिए कई जगह पे हमारे यहाँ व्यवसाय बटे हैं कि महिला इस व्यवसाय के लिए ठीक है, पुरुष इसके लिए ठीक है, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन। तभी तो क्या मिल सकता है? पॉलिटिकल। तो अंततः मिलेगी आपको पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या है आपको पता है? जैसे 325 326 में हमें मिलेगी। आर्थिक की हम बात करें तो आपको पता है 39 में। सामाजिक की बात करें तो 14 15 16 19 ये सब क्या है? सामाजिक है कि नहीं? तो ये सब इनके प्रति क्या हमें मिलेगा? न्याय मिलेगा। समझ आ रही बात? एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट हम बता दें यहीं पर, ये दोनों न्याय मिलकर अनुपाती न्याय देते हैं। अनुपाती न्याय का कॉन्सेप्ट रेशनल जस्टिस बोलते हैं। इसका बहुत गहरा अर्थ होता है, यूपीएससी एक बार पूछ चुकी, इसलिए समझा रहे हैं इस टर्म को। अगर किसी व्यक्ति को सामाजिक न्याय देते हैं, आर्थिक न्याय देते, मतलब क्या है? समाज में सिमिलरिटी, पैसा भी दे दिया, लेकिन डिसीजन मेकिंग ना दें, पॉलिटिकल ना दें निर्णय, तो ये महिलाओं को भारत में देखा जाता है। कहा जाता है कि महिलाओं के साथ जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उस दौरान भी उन्हें निर्णय लेने की कई पक्षों में क्या नहीं मिल रही है। जैसे आज भी बहुत जरूरी नहीं कि लड़की सिलेक्ट हो जाए तो उसे विवाह की स्वतंत्रता मिल ही जाए अपने मन की, फिर भी पिताजी तय कर देते हैं। तो भारत में महिलाओं के पक्ष में यह कहा जाता है कि उन्हें अनुपाती न्याय में ही अभी तक रखा गया, संपूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट उन्हें रख दिया नहीं जा रहा है कई क्षेत्रों में। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये भी कहा कि हम न्याय दे देंगे। फिर यह कहा गया कि बंधुत्व हम लेकर आएंगे। बंधुत्व, कहा बंधुत्व के लिए तुम क्या करोगे? तो देखिए कहा कि हम सिटीजनशिप देंगे,
तुम भिन्न भिन्न धर्म के हो सकते हो सब कुछ, लेकिन नागरिक केवल एक देश के होगे। कहा कि हमारे कुछ मूल्य सामूहिक होंगे, उसके लिए हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े। मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं क्या? हमने कहा कि हम सब लोग अपने राष्ट्रध्वज की, अपने संविधान का, अपने राष्ट्रीय पर्वों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। मूल्य हैं जो इतिहास में, उनका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तो ये सब चीजें हमने बंधुत्व के हिसाब से क्या की? इंप्लीमेंट की। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा के बारे में भी बोला हमने। अगला किसके बारे में कहा? व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? फिर यहां ये कहा हम डिग्निटी फुल लाइफ की बात करेंगे। समझे? सबको हम क्या पवित्र व्यक्तित्व के रूप में कंसीडर करेंगे, जो हमने प्रतिष्ठा बताया था। भाई बिना डिग्निटी की प्रतिष्ठा पॉसिबल है क्या? और फिर बाद में हमने कहा, उसमें एक तिथि लिख दी 26 नवंबर 1949, और कहा इस तिथि से हमारी संविधान सभा मीन्स भारत की जनता इसे क्या कर रही है? अडॉप्ट कर रही है। ठीक, हमने आपको केवल पूरी प्रस्तावना को ब्रेक कर दिया है, यही शब्द उसमें पूरे में लिखे। तो ये इतनी बात क्या समझ में आई आपको यहां तक? अब देखिए इसके बारे में कुछ एडिशनल बातें हम बता रहे, केवल राज्य और जनता, यही चीजें इसमें समझाई गई हैं। अब इसके बारे में एक आता है कि जजमेंट हम कहें या कौन से निर्णय आए हैं। निर्णय किस बात पर? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो दो निर्णय निकल कर आए। एक पहला निर्णय आया बेरूबारी, और दूसरा आया है केशवानंद। ठीक, केवल दो ही बातें याद रखनी होती है कि यह मामला 1960 का है और यह मामला 1973 का है। इसके तहत संविधान का अंग माना गया और इसके तहत माना नहीं गया। बात समझ पा रहे? और कुछ बातें बतानी। इसके तहत कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। मीन्स हम क्या नहीं कर सकते इसमें? संशोधन। और इसके तहत कहा कि संविधान का अंग है, तो यह भी कहा कि संशोधन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यह भी कह दिया कि संविधान की मूल अवधारणा में नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं प्रस्तावना में जिन्हें कभी संशोधित नहीं किया जा सकता। कौन से वो शब्द हैं? जैसे लोकतंत्र कभी नहीं, संप्रभुता कभी नहीं, गणराज्य को कभी हम समाप्त नहीं कर सकते। पीरियोडिक चुनाव ही ना हो, जैसे अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री ये डिसाइड करने की ठीक है अब अगले 10 साल बाद चुनाव होगा, तो लोकतंत्र के मूल्य पर क्या होगा? और कोई अमेंडमेंट लेकर आ जाए। और ऐसा कई देशों में देखने को मिला है जिन्होंने क्या किया, व्यवस्था ही अपनी परिवर्तित कर दी, मौलिक व्यवस्था। तो ये इस तरीके की चीजें हम नहीं कर सकते। तो ये केशवानंद मामले में कहा गया। तो प्रस्तावना की स्थिति क्या है कि इसमें संशोधन हो सकता है। और एक संशोधन हुआ भी, 42वां संविधान संशोधन हुआ। बात समझ ना? कब? 1976। इसमें कहते हैं कि 3 शब्द जोड़े गए। पहला कौन सा? समाजवाद। दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अगर हम कहें तो अखंडता। अब जब निर्णय पर भी बात हो गई, एक पीसीएस में ही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, इसका विधिक स्टेटस क्या है, मतलब लीगल स्टेटस क्या है। तो एक बात याद रखेंगे यहां से, अगर कोई पूछे कि क्या ये जस्टेबल है, मतलब अगर ये लागू नहीं हो रही है तो क्या आप जाएंगे कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। तो नहीं, इसे लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। फिर दूसरा कहा कि फिर क्या इसका काम है? तो इसका बहुत अच्छा सा काम है कि अगर कहीं पर भी संविधान में ये द्वंद्व पैदा होता है कि क्या करना चाहिए, तो उसका मार्गदर्शक के रूप में हम किसका यूज कर लेते हैं? इसी का। बात समझे? और अगर चाहे विधायिका तो कई प्रावधान इसके विधि बना के भविष्य में क्या कर सकती है? इम्प्लीमेंट कर सकती है। इतनी बात सबको क्लियर? तो अब हम संक्षेप में कहें आपके लिए कि पूरी प्रम्बल में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा रिकॉल रखना है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि देश के बारे में, ये यहां से ये कॉलम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देश कौन सा? यूएसए। क्या हमने यहां से प्रस्तावना अपना लिया है। दूसरा हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या हमने यहां से लैंग्वेज, इसकी भाषा ग्रहण की। तीसरा हम कहें फ्रांस। फ्रांस क्यों? हाँ, हमने यहीं से लिया है क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
फिर हम कहें रूस भी हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमने यहां से न्याय लिया है। कौन से न्याय? पॉलिटिकल, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, और चाहे सामाजिक हो। तो हम देश 4 हमारी प्रस्तावना को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बात क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद हमसे कोई पूछे कि अच्छा तिथि में क्या हमें याद रखनी, तो केवल 2 ही तिथि या 3 तिथि हम कहेंगे। सबसे पहली तिथि कौन सी? 13 दिसंबर 1946। क्या हमने किया था? प्रस्तुत किया था, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव। फिर 22 जनवरी 1947 को हमने क्या किया? स्वीकार कर लिया। और पूरी प्रस्तावना में कौन सी तिथि अगर अंकित है तो 26 नवंबर 1949 अंकित है। तो ये 3 तिथि याद रखें। तो देश समझ आए, तिथि समझ आए। पूछा जाता है कि राज्य की प्रकृति के लिए शब्द कौन सा? संप्रभुता। याद है कि नहीं? दूसरा कौन सा? समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतंत्र। फिर गणराज्य। फिर हम पूछे 5 स्वतंत्रताएं देंगे, 3 न्याय देंगे, 2 समता देंगे। इनकी संख्या पूछी गई है। बात समझ रहे हैं? तो ये सब अगर आपको याद है तो फिर आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाता है? प्रियम्बल कंप्लीट।